इस सब सियासी इंतशार से भला निकल कर सामने क्या आएगा? आज मैं बात किसी और ही जाविये पर करूंगा। इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, हमारे प्यारे वतन के अंदर बहस जारी इस बात पर है कि कौन सही है कौन गलत है। हर कोई एक दूसरे को उसके माजी की याद दिला रहा है। हर कोई ये बता रहा है कि कौन कितना बड़ा मुनाफिक है। मैं नहीं कह रहा, नाउजुबिल्ला, मैं इस चीज़ का जज नहीं हो सकता। ये तमाम सियासी रहनुमा एक दूसरे को कह रहे हैं, एक दूसरे की मुनाफिकत की मिसालें दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि माजी में उन्होंने क्या किया, माजी में उन्होंने क्या किया। सब एक दूसरे को एक दूसरे का माजी दिखा रहे हैं। हाल पे कोई बात नहीं कर रहा, गरीब आदमी पर कोई बात नहीं कर रहा, गरीब आदमी, आम आदमी के मसाइल पर कोई बात नहीं कर रहा, मुल्क के हकीकी मसाइल पर कोई बात नहीं कर रहा। सब ये बात कर रहे हैं कि मैं फलां का बंदा हूँ, मैं फलां का बंदा हूँ। कोई कह रहा है मैं पीटीआई का बंदा हूँ, कोई कह रहा है मैं नून का बंदा हूँ, कोई कह रहा है मैं पीपी का बंदा हूँ। इस दरमियान मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। ज़रा सोचो मेरे हमवतनों, ये किन चीज़ों में पड़ गए हो आप मुल्क के हकीकी मसाइल को भूल गए हो, आप गरीबों के मसाइल को भूल गए हो, आप महंगाई बेरोज़गारी को भूल गए हो, आप इस मुल्क के सबसे प्रेसिंग इश्यूज़ को भूल गए हो। आप किन चीज़ों में लग गए हो? और फिर जब इन सियासी रहनुमाओं में, आप लोगों को शख्सियत परस्त कहता हूँ, आप सब शख्सियत परस्त हैं। जो जिसकी शख्सियत से मुतासिर है वो उसके मुतल्लिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ सिर्फ उसके हक में सुनने के लिए तैयार है। अदम बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त। क्यों है ऐसा? जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करता है वो कहता है इमरान खान के अलावा सारी दुनिया गलत। जो नवाज शरीफ साहब को पसंद करता है, शहबाज शरीफ साहब को पसंद करता है, वो कहता है इन दोनों के अलावा बाकी सारी दुनिया गलत। जो बिलावल साहब को पसंद करता है, जरदारी साहब को पसंद करता है, वो कहता है भुट्टो के अलावा सब गलत। अब मैं ये जानना चाहूँगा जनाब अपने फाजिल मेहमान से, जो कि मैं ऐसे हिसाब से कहूँगा कि मुल्क के मारूफ नौजवान जवान सोच और फ़िक्र के मालिक शख्स हैं, जनाब अली मोइन नवाजिश साहब, कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। मुख्तसर तारुफ उनका इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि वो एक जानी मानी शख्सियत हैं और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उनका एक मुकाम है। हमारे जो एक नौजवान और यूथ है उसकी भी राय हमें सुननी चाहिए। हमें इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा, इन तमाम मामलात की तरफ गौर करना पड़ेगा। इससे कबल कि मैं उनकी जानिब जाऊँ, मैं तमहीद को थोड़ा सा और तवालत देता हूँ। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है मैं ये बातें बार बार दोहराता हूँ, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जिन सियासी शख्सियात की शख्सियत परस्ती में आप पड़े हुए हैं, ये आपका नाम तक नहीं जानते, नाम तक नहीं जानते आपका। ये बताइए मुझे, क्या ये अगर आपको कहीं मिल जाएं, इनके लिए आप कहते हैं मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं मोहब्बत करने के लिए तैयार हूँ, मैं दुनिया तर्क करने के लिए तैयार हूँ। ये लीडरान अगर आपको कहीं किसी दावत पे मिल जाएं तो शायद आपका हाथ भी ना मिलाएं, इशारे से आपको अपने से दूर करें। अली मोइन नवाजिश साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं पहले करा चुका हूँ। अली मोइन नवाजिश साहब, यह हमारे माशरे को क्या हो गया है? सियासत की वजह से हकीकी मसाइल तो भूल ही गए हैं, लेकिन बाप ने बेटे से बात करना छोड़ दी है क्योंकि वो किसी और सियासी जमात के साथ मुंसलिक है। बीवी खामन से बात नहीं कर रही कि तुमने उसको वोट नहीं दिया या तुम उसके साथ मंसूब नहीं हो सियासतदान के साथ जिसके साथ हम मंसूब हैं। भाई भाई से बात करने से इनकारी हो गया है, कहता है मैं अलहदा सियासी जमात और तुम अलहदा सियासी जमात को सपोर्ट करते हो। अली मोइन नवाजिश साहब, ये हालात मुल्क को कहाँ लेकर जाएंगे? ये सियासतदान कहीं मिल जाएं तो इन लोगों को पहचानेंगे भी नहीं, और आप खुद जानते हैं कि अगर इनसे मिलने के लिए कोई आगे भी बढ़ता है तो इनकी सिक्योरिटी की टीम कैसे उसके थप्पड़ रसीद करती है। जी अली मोइन नवाजिश साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें, एक तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासी जमातों के लिए बहुत आसान है कि बजाय कि वो अपने सपोर्टर्स को दलाइल पे लाएं और उनको एक्सप्लेन करें या उनके अंदर कोई क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत पैदा करें, वो नफ़रत फैलाते हैं।
और अगर वो बंदा गलत है तो क्यों है, क्योंकि वो चोर है, वो डाकू है, या वो जो है वो नाअहल है। तो इस तरह की बातें करके आपको किसी को फिर कोई दलाइल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने नफ़रत फैला दी, आपने उसे चोर डाकू मनवा लिया, आपने उसे नाअहल, इनकॉम्पिटेंट या सिलेक्टेड मनवा लिया, तो फिर हर चीज़ का जवाब यही हो जाता है। हर चीज़ का जवाब होता है वो चोर है, हर चीज़ का जवाब होता है वो सिलेक्टेड है, वो नाअहल है। तो इससे एक तो ना सिर्फ नफ़रत फैलती है, बल्कि मेरा ख़्याल है जो ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है कि हमारी अपनी सोचने की सलाहियत, लोगों की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और फिर दूसरा जो आपने बात की कि शक्लें ना पहचाने, मैं एक और बात करूँगा कि ये जो टीवी पे हमें आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, ये शाम को सारे इकट्ठे बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं, कैके लगा रहे होते हैं, खाने पे इकट्ठे होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, यारियाँ होती हैं, पीने में भी इकट्ठे होते हैं। जरूरी तो नहीं होता कि कोई गलत चीज ही पी रहे हों। वो अब वो क्या कहते हैं, अब लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो समझ सकते हैं, लेकिन इकट्ठे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, पेप्सी सोडा पी रहे होते हैं। अब उसके अंदर कुछ हो ना हो, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो उनके पीछे लोग तो लड़ रहे होते हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी सोसाइटी जो है वो उसके प्रॉब्लम्स इस तरह सॉल्व नहीं होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अवाम का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, हम पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स मसाइल को ना बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। करप्शन ख़त्म होगी, पाकिस्तान के सारे मसले ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। इंसाफ आ गया, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हमें करप्शन भी ख़त्म करनी है, इंसाफ भी लाना है, स्ट्रक्चरल चीज़ें चेंज करनी है, लोगों के अंदर एटीट्यूड के अंदर भी चेंजेस लानी है, एजुकेशन को भी अपलिफ्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, और इसके लिए अवाम जब तक ऑन बोर्ड नहीं होगी, अवाम एक समझदार स्टेक होल्डर नहीं होगी, तो वो आप मुल्क को ठीक नहीं कर सकेंगे। आप अवाम के अंदर नफरत फैला के, उनको आपस में लड़ा के इक़्तिदार के करीब तो आ सकते हैं, लेकिन मुल्क को एक बेहतर जगह आप नहीं लेके जा सकते, और ये फ़र्क समझने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं माजरत एक लम्हे के लिए आपको रोकूंगा। बात मैंने आपसे ये पूछनी है कि हमने ये देखा कि पिछले 3 सालों के अंदर बयानिया सही बना गलत बना छोड़ देते हैं इस बात को। अब आपने चूँकि सहाफ़त की बात कर ली, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चलाई गई और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए सहाफ़ियों के मुतल्लिक़, और अभी तक किए जा रहे हैं, कल परसों भी आप देख रहे थे कि ये मामला पेश आ रहा था, महाज़ाराई और मीडिया को हर ख़बर को जो अपने मतलब की ना हो या अपने मतलब से मुताबिकत न रखती हो उसको फ़ेक न्यूज़ कह देना। हर सहाफ़ी या हर सोच, हर फ़िक्र, हर इंटेलेक्ट जो आपकी सोच के से थोड़ी सी मुनाफी हो, वो फ़ेक न्यूज़, एक एजेंडे पे चलने वाली या किराए के लोगों पर मुश्तमिल हो। ये भी तो एक माशरे के लिए बड़े नुकसानदेह चीज़ है। क्या कहते हैं आप? जी, बहुत नुकसानदेह चीज़ है, और मैं इंटरेस्टिंगली ये बड़ी अच्छी बात की कि आपने इस टॉपिक को छेड़ा, क्योंकि मैं अपनी पीएचडी आजकल कर रहा हूँ, और मेरा टॉपिक ऑफ रिसर्च ही सेल्फ सेंसरशिप है, और ये फेक न्यूज़ और ट्रोलिंग और जिस तरह सहाफ़ियों पे अटैक होता है और इससे सेंसरशिप किस तरह कराई जाती है। तो बेसिकली आज के ज़माने में ये एक टूल फॉर सेंसरशिप बन गया कि पहले ये होता था कि किसी सहाफ़ी को आपने थ्रेटन करना होता था तो आप बंदूक ले जाते थे या उसको उठवा लेते थे, उसको मार पीट देते थे, उसको फिर आप धमकियाँ शमकियाँ दे के वापस फेंक देते थे। लेकिन अब आप क्या करते हैं कि अब आप उनको गालियाँ दिलवाते हैं, अब आप उनको डिस्क्रेडिट करते हैं, आप कहते हैं वो ये तो है ही फेक न्यूज़। मतलब देखें, पीटीआई के खिलाफ अगर आप कोई खबर दें या पीएमएलएन के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो उनका सपोर्टर जो है वो ये नहीं कि आपसे इंगेज करेगा कि भाई अच्छा इसकी आपकी दलील क्या है, आपने बोला क्या है। वो पहली लाइन होगी फेक न्यूज़, पेड, ये तो आप तो फलां के लिए काम करते हैं, आपका चैनल की ये टिल्ट है, आपका ये है, आपका वो है। तो हमने इस तरह का एक कल्चर बनाया है जहां पर सहाफ़ी को आपने डिस्क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। आप उसे डिस्क्रेडिट करेंगे तो वो जब खबर आपके खिलाफ लाएगा, आपको कोई रिस्पांस देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फेक न्यूज़ का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और आपके सारे सपोर्टर्स जो हैं आपकी बात मान लेंगे, सहाफ़ी को डिस्क्रेडिट करेंगे और आपका काम आसान हो गया। ये ट्रंप ने शुरू किया कि सही खबर को, अच्छा मज़े की बात, आप उन खबरों को उठा के देख लें जिनके लिए फेक न्यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, 90% वो खबरें बिल्कुल ठीक होती हैं, और शायद कोई 2-3% हो जो वाकई फेक न्यूज़ है, उसके लिए फेक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा मैं फिर आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि अब ज़ाहिर बात है सिनारियोज थ्रू आउट द वर्ल्ड चेंज, पॉलिटिकल सिनारियोज कैन चेंज। इशू ये है कि ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि डबल एज डैगर या डबल एज सोर्ड है
जब दूसरों पर इस तरह की बात की जाती है, कल को वो आपके ऊपर खुद भी आ सकती है. सो anyone who is criticizing, irrespective of any political party, the merits of demerits of any news item, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि डबल एज सोर्ड है. जब आप दूसरे को शेम और मेम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये इट कम्स बैक टू यू. और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अली मोइन नवाज़ी साहब के साथ ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी माशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त की, और अब मैं अली मोइन नवाज़ी साहब इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपके सामने पेश करता हूँ. एक बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की पेचीदा सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि गली मोहल्लों और घरों में भी, फैमिली यूनिट्स के अंदर भी एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो गई है कि एक शख्स अगर कोई डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या थिंकिंग का फॉलोअर है तो दैट मीन्स कि उसको ये हक हासिल ही नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ, इस हद तक बात पहुँच गई पाकिस्तान के अंदर भी, मामलात इस हद तक पहुँच गए हैं कि उसका वजूद बर्दाश्त नहीं है दूसरे पॉलिटिकल माइंडसेट वाले शख्स को. अली मोइन नवाज़ी साहब, वेयर आर वी हेडेड? एक तरफ तो नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं और हमारे अपने मुल्क के अंदर हमने इतने सारे नज़रिए पैदा कर दिए. डू यू थिंक इट इज़ राइट दैट वी आर अनएबल टू इवन टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ एन अदर व्यू? देखें, ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग है. क्यों? आप देखें कि हमें हमेशा बताया जाता है कि देयर इज़ वन राइट एंड एवरीथिंग एल्स इज़ रॉन्ग. ये हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में टीचर से आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि टीचर जो कह रहा है वो ठीक है, व्हाट एवरीवन एल्स इज सेइंग इज रॉन्ग. आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, घरों में भी, हर जगह. तो अगर हमारी सोसाइटी और माशरा ही प्लूरलिस्टिक हो, उसके अंदर सवाल करने को इनकरेज किया जाए, सोच विचार करने को इनकरेज किया जाए, तो उससे फिर ये आप ऐसी सोसाइटी में आ सकते हैं, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं जहां टॉलरेंस हो. और ये सिर्फ देखें, सियासत तो एक इस जगह है जहां पर हमें इंटॉलरेंस नज़र आती है. हमें और भी सोसाइटी में ज़्यादा एक्सट्रीम और ज़्यादा मुश्किल जगहों पे भी इंटॉलरेंस नज़र आती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को, हमारी दिफा को और हमारी सोसाइटी को, सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो हमें ये इंटॉलरेंस को इन द बड निब करना पड़ेगा. और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हों, आपने जो टेक्निकली डिफ़ाइन किया है कि मुल्क जिस सूरत हाल के अंदर है, नोबडी हैज़ ए क्विक फिक्स फॉर इट, बट व्हाट कैन बी द टेम्पररी सोल्यूशन टू आवर इकोनॉमिक वोज? जी देखिए अली साहब, सबसे पहले तो ये है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जब तक वो दूर नहीं होता तो माशियत के अंदर तो इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता. ये उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट. तो हमें एक हुकूमत चाहिए. इस वक्त तो हमारे पास हुकूमत नहीं है. आपने देखा कि IMF ने कहा कि हम हुकूमतों से डील करते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, तो हम किससे डील करेंगे? ये गैर यकीनी की जो फजा है, उसके नतीजे में 3 चीजें हमने देखी हैं पाकिस्तान में होती. एक तो जो हमें कर्जा दिया करते थे, जिनको आप क्रेडिटर्स कहते हैं, वो भाग गए. दूसरा, जो बैरूनी सरमायाकार हैं, जो मुल्क के अंदर सरमायाकार हैं, वो भाग गए. और तीसरा, जो इंपोर्टर्स हैं, जो हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स खरीदा करते थे, जो कि अमेरिका हमारी सबसे बड़ी मार्केट थी, वो भाग गए. तो डॉलर्स के सारे सोर्सेज हैं अली साहब, वो भागते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. इनको रोकना है हमने. अगर हमें कोई कर्जा नहीं देगा तो हम आगे कैसे जाएंगे? अमेरिकन कंपनीज ने जो पाकिस्तान से $4 बिलियन से जायद की इंपोर्ट करते हैं, जो टोटल 20% हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट वो ले जाते हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, वो इस वक्त पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि वो अपनी सप्लाई चेन्स को मुंतकिल करने लगे हैं अफ्रीका की तरफ और लैटिन अमेरिका की तरफ. तो इतने बड़े नुकसान होने वाले हैं. इस वक्त हुकूमत मौजूद नहीं है.
सबसे पहली बात तो आपने जो कहा कि हमें एक हुकूमत चाहिए और हमें एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सारी सियासी जमातें जो हैं वो सर जोड़ के बैठे, अकेली जमात कोई काम करने के काबिल नहीं होगी अली साहब। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि अकेले कोई भी जमात ऐसी पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो मसले को हल कर सके। लेकिन हैरानगी की बात वही है डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब कि हमारे माशरे में बढ़ता हुआ अदम इस्तेहकाम, अदम बर्दाश्त मुझे ज़्यादा खौफनाक लग रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे ये कहा था कि मैं जो देख रहा हूँ शायद आपने भी देखा हो यही चीज़। घरों के अंदर इंतशार फैल गया है। बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, बीवी खावंद से बात नहीं कर रही, भाई भाई के साथ बैठकर खाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सियासी नज़रियात मुख्तलिफ हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने इस बारे में बात की थी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि व्हेन विल वी कम आउट ऑफ दिस। एक तरफ हम नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं और यहाँ हम अपने अलग-अलग छोटे छोटे नज़रिए लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या कहते हैं आप इसको, किस तरह, हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट? देखिए, पोलराइजेशन तो दुनिया भर में ममालिक में होती है, लेकिन जिस एक्सट्रीम पे, जिस इंतहा पे पाकिस्तान में पहुंच गई है, आपको याद है कि वो बुश ने कहा था कि ईदर यू आर विद मी और यू अगेंस्ट मी। अब आजकल ये मामला है कि या ईदर यू आर विद पीटीआई या यू आर अगेंस्ट। मतलब हम अपनी जो हमारी अपनी पर्सनैलिटीज हैं, हमारा अपना कल्चर जो है वो हम भूल चुके हैं। हम ये है कि हमारा जो सियासी ताल्लुक है किसी सियासी जमात से, वो हम समझने लगे हैं कि शायद वो हमारा कल्चर है या वो हमारी एक्सप्रेशन है, वो हमारी इंप्रेशन है। तो इतनी शदीद और संगीन किस्म की पोलराइजेशन जो है, फिर वो मामला तो शुरू सियासी क़यादत से होता है। अगर सियासी कायदीन जो हैं वो आपस में एक दूसरे की सिर्फ सियासी मुखालफत में नहीं बल्कि एक दूसरे को दुश्मन बना बैठे, तो फिर उनको जो फॉलोवर करते हैं, उनके जो कारकुन होते हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, वो भी शायद एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, तो जरूर रखें। यू आर ए सोशल साइंटिस्ट बिकॉज यू आर एन इकोनॉमिस्ट। तो आपसे मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि एज ए सोशल साइंटिस्ट ये बात मानी कि तारीख़ के अंदर कदीम यूनान और रोम के अंदर भी फ़लसफ़ी ये कहकर गए कि मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल। बट डू यू थिंक दैट पाकिस्तानीज आर टू पॉलिटिकल to be, I mean, I think that we have become too political. We have put our economic issues behind us. We are not looking at the world from any other prism except the one that is political. Do you think man is political but not so political that politics takes over his or her entire identity? क्या कहते हैं आप? आप अली साहब फिलॉसफी में आ गए हैं। वो कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज अ कॉन्सेंट्रेटेड पॉलिटिक्स, यानी कि मईशत जो है ये भी कॉन्सेंट्रेटेड किस्म की पॉलिटिक्स है जी। सियासत का जो आखिरी मुकाम है, जो उसका हद है, वो ये है कि अवाम की बेहतरी करना। सियासत का मकसद ये है कि 20-22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, सियासत के इस्तेमाल से, सियासत के नतीजे में उनके लेवल्स हमने बेहतर करने हैं, उनको गुर्बत से निकालना है। तो ये जिस किस्म की सियासत हम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोगों को मजीद गुर्बत में ढोते चले जा रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि 3 साल पहले तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही थी, और ये पिछले 3.5 साल की जो सियासत हमने खेली है दोनों तरफ से, उसके नतीजे में आज 40% पाकिस्तानी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। आप और मैं तो यहाँ ठंडे कमरे में बैठे हैं, लेकिन एहसास कीजिए कि हर 10 पाकिस्तानियों में से इस वक्त 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। यानी कि उनके पास वो जो कहा जाता है कि 2200 कैलोरीज का खाना जो इंसान के लिए लाजमी है, जरूरत है, वो नहीं मिल पा रहा उनको। 2200 कैलोरीज 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं हर 10 पाकिस्तानी में से जिनको खाना पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो ये कैसी सियासत है कि जिसके नतीजे में हम ये जो है वो नताइज सामने लेके आए। बड़ी अहम बात आपने की है डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब। मेरी भी एक तरह से जो आपने बात की उसको मद्देनज़र रखते हुए अब मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ कि इंसान आखिर किस हद तक बदगुमान हो सकता है या डिप्रेस हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बदगुमानी की एक इंतहा होती है।
आपके ख्याल से कौम किस हद तक बदगुमा या डिप्रेशन का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करना चाहूँ, किस हद तक डिप्रेस हो चुकी है? शायद वो इस हद तक डिप्रेस हो चुकी है कि वो अपने रियल प्रॉब्लम से अब भागना चाहती है, यानी एक रिजेक्शनिस्ट या डिनाइल की, जिसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डिनाइल में आ चुकी है। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? जी अली साहब, इसमें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ज्यादा दुख इस चीज का होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, यानी कि पाकिस्तानी जो रह रहे हैं 22 करोड़, वो ये डिजर्व नहीं करते हैं जो उनको दिया जा रहा है, जबकि इतना सारा पोटेंशियल इस मुल्क में मौजूद है। मैं पहले भी शायद आपसे बात कर चुका हूं कि यहाँ पे आप शमसी तवानाई की बात कर लें, जिसका जो पोटेंशियल है वो 3 लाख मेगावाट पे जाता है। हम बना रहे हैं 500-600 मेगावाट। अगर वो विंड पावर की आप बात कर लें, 3.5 लाख मेगावाट का जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल है, बना रहे हैं हम कोई 1500। यहाँ पे जीडीपी हम कोई 300-350 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जाते। वो वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं कि जी आप 2 ट्रिलियन डॉलर तक इस मुल्क में जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये दुख, ये सारा मैन मेड है, ये आपका और मेरा बनाया गया, ये खुदा ने हमें नहीं दिया। इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानी, जिसमें से 40% गुर्बत में रह रहे हैं, ये खुदा की देन नहीं है, ये आपकी और मेरी और हमारे लीडरान की देन है। दिस इज ऑल मैन मेड, दिस इज ऑल डिलिबरेट। ये सोचा समझा मंसूबे के नतीजे में ये सब कुछ सामने आ रहा है। तो उससे फिर मजीद दुख होने लगता है कि इतना कुछ खुदा ने दिया है इस मुल्क को, और बावजूद उसके और उन सारे वसाइल के हम आज जहाँ बैठे हैं। बड़ी अहम बात आपने की। मेरे ख्याल से प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे बात जारी रहती, लेकिन यह है कि कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर आपसे दोबारा से रब्ता करें और इसी मौजू को हम आगे लेकर चलें। यहाँ पर नाजरीन आप लोगों से इजाज़त भी चाहेंगे, लेकिन इस गहमा गहमी में आप लोगों ने याद रखना है कि आपने बेचैन और परेशान नहीं होना ज़्यादा। ये जो सियासत है हमारे मुल्क की, ये जो माशरत है हमारे मुल्क की, ये मईशत है हमारे मुल्क की, ये रेजिलियंट है, लेकिन इसकी रेजिलियंस को ना आप टेस्ट नहीं करें, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इसकी रेजिलियंस को टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें कितनी टेनेसिटी है हमारी इकॉनमी में, या हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, या हमारे मुल्क की सोसाइटी में, या हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क की जो सियासत है वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल है, जिसके माने ये हैं कि उंगली लगने पर, ठोकर लगने पर ये टूट भी सकती है, शिराज़ा सारा बिखर भी सकता है। जहाँ तक हमारी सोसाइटी की बात है तो सोसाइटल नॉर्म्स भी बहुत हद तक जो है वो इकॉनमी के ऊपर रिलाई कर रहे होते। इकॉनमी हमारी जो है वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है कि अब उसके बाद फिर सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा मैग्नीफाई होकर सामने आ जाते हैं। सियासत के मुतालिक तो मैंने बात कर ही ली कि किस तरह से हमारे माशरे को तबाह कर रही। यकीन करें मैं ख़ुद कभी कभार ये सोचता हूँ, और इस माशरे ने मुझे ऐसा ट्रेन कर दिया है कि मैं दूसरे की सियासी सोच और फ़िक्र को अंडरस्टैंड करने से डिनाई कर देता हूँ, लेकिन फिर मैं रियलाइज़ करता हूँ कि दूसरों लोगों की भी अपनी राय हो सकती है, दूसरों की अपनी राय हो सकती है ना भाई, उनका हक़ है, जैसे मेरा हक़ है ऐसे दूसरों का भी हक़ है कि वो अपनी राय रखें। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।